Hello and welcome to first episode of Word by Word. I am Tahreem Khurshid and in this podcast we will discuss words. यानी वो अल्फाज जो हम किताबों की सूरत में या आर्टिकल्स की सूरत में पढ़ते हैं या उनको टेड टॉक्स में सुनते हैं, हम उन वर्ड्स को यहाँ डिस्कस करेंगे एंड we will basically explore the meaning and the wisdom behind those words. And for this episode, we will discuss the first chapter of book Ikigai, which is a Japanese book basically. सो जापानीज़ कॉम बाय नेचर एक बहुत साफ़ सुथरी ऑर्गेनाइज्ड और वक्त की पाबंदी करने वाली कॉम है और इकिगाई में इन्हीं जापानियों की लंबी ज़िंदगी और कामयाब ज़िंदगी के कुछ सीक्रेट्स बताए गए हैं, तो हम उनको डिस्कस करेंगे। सो द वर्ड इकिगाई बेसिकली एक जापानीज़ वर्ड है, एक जापानीज़ फ़लसफ़ा है, जिसका मतलब ये होता है कि कोई ऐसा शौक़, कोई ऐसा ख्वाब या मकसद जो रोज़ सुबह आपको जगाता है और बेसिकली वो आपके अंदर के इंसान को ज़िंदा रखता है, आपकी रूह को ज़िंदा रखता है। पर्पज़ ऑफ लाइफ होता है वो आपका, और उसके लिए आप रोज़ काम करते हैं, वो आपकी एग्जिस्टेंस का एक पार्ट बन जाता है। बेसिकली जिस तरह हर इंसान की एक आइडेंटिटी होती है, जिस तरह उसका नाम उसकी आइडेंटिटी होती है, उसका काम भी उसकी निशानी होता है, उसकी फ़र्स्ट इंट्रोडक्शन, उसका काम भी उसका इंट्रोडक्शन हो सकता है। जैसे एक राइटर रोज़ सुबह उठकर लिखता है, तो लिखना अगर उसका ख्वाब है तो वो उसका इकिगाई हो जाता है। सो पहले चैप्टर में सबसे ज़्यादा स्ट्राइकिंग चीज़ जो मुझे नज़र आई वो ये थी कि नेशनल जोग्राफिक के एक रिपोर्टर डैन बटनर की एक चीज़ को, एक कॉन्सेप्ट को कोट किया गया है, जिसमें वो कहते हैं कि जापानियों की ज़िंदगी में इतने मकासद होते हैं, उनके पर्पज़ ऑफ लाइफ इतने ज़्यादा होते हैं कि उनकी ज़बान में रिटायरमेंट का लफ्ज़ ही नहीं है। कैन यू इमेजिन, एक लैंग्वेज ऐसी है, एक नेशन ऐसी है जिसके पास रिटायरमेंट का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, उनकी डिक्शनरी में वर्ड ही नहीं है रिटायरमेंट का। सो रिटायरमेंट बेसिकली क्या होती है? इट मीन्स लीविंग द वर्क फॉर गुड। एंड गेस व्हाट, जापानीज़ कॉम में ये कॉन्सेप्ट ही एग्जिस्ट नहीं करता। वो जब तक काम करते हैं जब तक उनकी सेहत इजाज़त देती है। एंड वन मोर पॉइंट टू पॉन्डर ओवर इज़ दैट उनकी सेहत भी डिटेरियोरेट नहीं होती इतनी जल्दी, जिसके बहुत सारे रीजंस हैं जिसको हम आगे डिस्कस करते हैं। एक जापानीज़ अखबार के मुताबिक द एवरेज लॉन्जेविटी हिट्स रिकॉर्ड हाई ऑफ 87.74 ईयर्स एंड बेसिकली फॉर वुमेन एंड 81.64 ईयर्स फॉर मेन इन 2020। इसके बाद साउथ कोरिया का नंबर आता है और फिर सिंगापुर का नंबर आता है, जिसमें एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी लोगों की बहुत ज़्यादा होती है। तो मेरे अंदर का पाकिस्तानी जागा और मैंने ये सर्च किया कि पाकिस्तानियों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी चल रही है आजकल। सो इट इज़ सैडली 67.64 ईयर्स। यस, 67 ईयर्स जस्ट। हमें ये पता है कि 40 ईयर्स की एज में इंसान की सोच पुख्ता होती है, उसके पास हिकमत आती है और उसके पास एक्सपोजर आता है। वो लोगों को चूँकि परख चुका होता है, इस वजह से वो फ़ैसले ज़्यादा बेहतर कर सकता है। मोस्टली ऐसा होता है, कुछ लोगों में नहीं भी होता है, लेकिन बहुत सारे लोगों में ऐसा होता है। तो जब इंसान की एवरेज लाइफ ही 67 है तो वो कितना ही काम कर लेगा, लेकिन उसके बावजूद लोग बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, despite all the chaos and despite all the trouble that we are facing. तो बेशक इसकी वजूहात बेशुमार हैं कि हमारे यहाँ की लाइफ एक्सपेक्टेंसी इतनी कम क्यों है, स्ट्रेस भी ज़्यादा है, प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा हैं, लेकिन उन तमाम वजूहात में एक वजह ये भी है कि लोगों के पास पर्पज़ ऑफ लाइफ नहीं है। उन्होंने अपना इकिगाई नहीं ढूंढा, उन्होंने 9 to 5 जॉब की और वो उनका ख्वाब मोस्टली लोगों का ख्वाब नहीं था। इस वजह से उन्होंने एक स्ट्रेसफुल लाइफ गुजारी। तो ये इस वजह से भी हो सकता है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी इतनी कम होना इस वजह से भी हो सकता है कि आपके पास पर्पज़ ऑफ लाइफ ना हो। आप एक सर्टेन एज के बाद, जब यूथ का एंड हो जाता है, आपकी यूथफुल जो ईयर्स होते हैं उनका एंड हो जाता है, उसके बाद आपके पास में एक कंस्ट्रक्टिव हॉबी होना बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप घर में फजूल बैठे रहेंगे तो सिर्फ बीमार होंगे। क्योंकि जिन लोगों के पास पर्पज़ ऑफ लाइफ होता है वो रिटायरमेंट के बाद फजूल नहीं बैठते, चाहे वो कोई अपनी हॉबी तलाश कर लें, चाहे वो कोई अपना पुराना ख्वाब, अपना पुराना शौक़ दोबारा ज़िंदा कर लें, वो काम कर रहे होते हैं, चाहे वो काम अनपेड हो, चाहे वो काम बहुत छोटा ही क्यों ना हो।
वो काम ऐसा होता है जिसमें उनका दिमाग इस्तेमाल हो रहा होता है, सिर्फ उनकी फ़िज़िकल बॉडी नहीं इस्तेमाल हो रही होती, उनका काम ऐसा होता है कि दिमाग इस्तेमाल हो रहा हो। एंड यू नो व्हाट, मैंने ये चीज़ नोट की है कि अगर इंसान फजूल बैठा हुआ हो, चाहे वो यंग ही हो, और उसके पास कोई ऐसा काम ना हो जिसमें उस इंसान की क्रिएटिव एबिलिटीज़ इस्तेमाल ना हो रही हों, तो वो बहुत जल्दी बीमार पड़ जाता है। जो लोग फजूल बैठे रहते हैं, फ़ारिग बैठे रहते हैं, उनके पास कोई ऐसा काम नहीं होता जिसके अंदर उनकी क्रिएटिव एबिलिटीज़ इस्तेमाल हो रही हों, या उनकी कोई क्रिएटिव हॉबी नहीं होती, कंस्ट्रक्टिव हॉबी नहीं होती है जो उनकी ग्रोथ में उनको हेल्प करे, तो वो जल्दी बीमार भी पड़ जाते हैं और वो टॉक्सिक और नेगेटिव भी हो जाते हैं। क्योंकि जब इंसान फजूल बैठता है ना, तो वो ये भी सोचता है कि फ़लाना बंदे ने मुझे कॉल बैक नहीं की, फ़लाँ ने मुझे शादी पे नहीं बुलाया था, फ़लाँ ने मुझे मैसेज नहीं किया। वो सब उसको चीज़ें याद आती हैं और वो अपने ज़हन में स्टोर करता रहता है और लड़ने के लिए तैयार हो जाता है जब भी वो उस इंसान से नेक्स्ट टाइम दोबारा मिल रहा होता है। जबकि इसके इसके ऑपोज़िट जो ऐसे लोग होते हैं जो हर वक्त काम में मसरूफ़ होते हैं, उनके पास दुनिया जहाँ में क्या चल रहा है उनको फ़िक्र नहीं होती। क्योंकि उनके पास अपने मकासद उनके इतने ज़्यादा बड़े होते हैं कि वो अपने ख्वाब के लिए वो काम करना चाहते हैं, वो काम में इंडल्ज रहना चाहते हैं। एंड बिलीव मी, मसरूफ़ियत से बड़ी ना ब्लेसिंग कोई नहीं है यहाँ पे। क्योंकि अगर आपके पास ड्रामे मूवीज़ देखने का टाइम नहीं है, अगर ऐसा हो रहा है कि आप सोशल मीडिया इतने अरसे के बाद खोल रहे हैं कि उस पर मीम्स का ट्रेंड स्टार्ट होके ख़त्म भी हो गया और आपको पता भी नहीं चला, तो इसका मतलब ये है कि आप बिज़ी थे, आप काम कर रहे थे, इस वजह से आप फॉलो नहीं कर पाए। तो फोमो को फ़ील करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप पे थोड़ा सा बिलीव करें, फ़ख्र करें कि यार आई वॉज बिज़ी, इस वजह से मैं फ़ॉलो नहीं कर पाया। इस पे ना मुझे निम्रा अहमद की एक बात याद आ जाती है। निम्रा अहमद जिन्होंने जन्नत के पत्ते और नमल वगैरह लिखे हैं, जो सब बेस्ट सेलर्स रहे हैं टू बी ऑनेस्ट। तो उन्होंने ना एक दफ़ा कहा था, लिखा था आई मीन अपने इंस्टा स्टोरी पे कि मसरूफ़ियत और कदर आप उन लोगों से पूछें जो सारा दिन किसी के ब्लू टिक्स का इंतज़ार करते रहते हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट आई थिंक इट इज़ द लिटमस टेस्ट फॉर ऑल ऑफ अस, क्या कहीं हम भी तो ऐसे नहीं है, हम तो किसी के सीन का इंतज़ार नहीं कर रहे, और अगर कर रहे हैं तो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कोई ना कोई कंस्ट्रक्टिव हॉबी या कोई ना कोई जॉब ढूंढने की कि वो हमें मसरूफ़ रखे। लेकिन ऑन दी अदर हैंड हमें मसरूफ़ भी इतना ज़्यादा नहीं हो जाना चाहिए कि बर्न आउट हो जाए और हमें एंग्जाइटी होना स्टार्ट हो जाए। हर चीज़ मीज़ान में अच्छी लगती है। मीज़ान आई मीन बैलेंस, मैं किसी ब्रांड को इंडोर्स नहीं कर रही, मीज़ान का मतलब बैलेंस, तो हर चीज़ बैलेंस में होनी चाहिए। बहुत सारे पाकिस्तानी ये भी सोचते हैं कि अब हम बूढ़े हो गए हैं और अब काम करने की हमारी उम्र नहीं है, तो हम काम नहीं करेंगे। तो प्लीज़ अपनी सोच को थोड़ा उनको अपडेट करने की ज़रूरत है कि बुढ़ापा ना सबसे पहले जहन में आता है। अगर आप जहन में बूढ़े हैं ना, तो डजेंट मैटर कि आपकी एज कितनी है, आप बूढ़े होंगे, आपसे काम नहीं किया जाएगा। आपने अपने आसपास बहुत सारे 20 साल के बूढ़ों को भी देखा होगा जो अपनी सुस्ती की वजह से काम नहीं करते, वो हालात को ब्लेम करते हैं, प्रॉब्लम्स को ब्लेम करते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोगों को भी देखा होगा जो बड़ी एज में जाने के बावजूद रोज़ उठ के सुबह काम कर रहे होते हैं। तो ज़्यादा बेहतर फिर कौन हुआ? तो इसलिए इट डजेंट मैटर कि आपकी एज कितनी है, अपने इकिगाई को ढूंढना चाहिए। मिल गया है, ख्वाब मिल गया है, उसके पीछे जाएं, और अगर नहीं मिला तो ढूंढें, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये आपकी अपनी हेल्दी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, बुक में आगे चल के राइटर ने ना ब्लू जोन्स का कॉन्सेप्ट दिया, द 5 ब्लू जोन्स। बेसिकली ब्लू जोन्स आर द जोग्राफिक रीजन्स वेयर पीपल लिव लॉन्गेस्ट, और इसमें जापान के शहर, इटली और कैलिफोर्निया और ग्रीस वगैरह के शहर शामिल हैं। ये कॉन्सेप्ट बेसिकली अगेन नेशनल जोग्राफिक के जो रिपोर्टर डैन बटनर हैं, उन्होंने अपनी किताब द ब्लू जोन्स में लिखा है और इसको इकिगाई में राइटर ने साइट किया। तो उनकी लंबी ज़िंदगी की एक वजह जो रिसर्च के बाद सामने आई, वो ये थी कि उनकी वेजिटेबल बेस्ड डाइट उनकी हेल्प करती है, और एक फैक्टर ये भी है कि वो छोटी प्लेट्स में कम पोर्शंस में खाना खाते हैं, जिससे ये फ़र्क पड़ता है कि खाना कम कंज्यूम होता है और उनकी एपेटाइट सेटिस्फाई हो जाती है जल्दी। इस बारे में हम आगे तफसील से डिस्कस करते हैं। एक दूसरा फैक्टर जो उन्होंने रिसर्च के बाद आइडेंटिफाई किया वो ये है कि वो अपने इंटरेस्ट वाले लोगों से, जिनके साथ उनकी हॉबीज़ मिलती हैं, हैबिट्स मिलती हैं और
बेसिकली जिनके साथ माइंडसेट मिलता है उनके साथ वो क्लोज ग्रुप की सूरत में रहते हैं। इससे ये होता है कि उनकी टॉलरेंस बढ़ती है, लोगों के साथ इंटरेक्ट करने का तरीका उनका बेहतर होता है, जिस वजह से उनका अपना अखलाक बड़ा बेहतर होता है इससे। तो ये जो क्लोज ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं ये अपनी एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि वो आपस में इंटरेक्ट कर सकें और बेहतर कर सकें, बेसिकली एक कंस्ट्रक्टिव सोसाइटी बना सकें। ह्यूमन इज़ अ सोशल बीइंग, तो उसके लिए बड़ा ज़रूरी होता है कि वो ह्यूमंस दूसरे ह्यूमंस के साथ इंटरेक्ट करता रहे। और अगर वो दूसरे ह्यूमंस के साथ इंटरेक्ट कर रहा है और टॉक्सिसिटी नहीं बढ़ रही, दूसरा भी अगले को अंडरस्टैंड कर रहा है, तो इससे बेहतर बात ही कोई नहीं हो सकती। जापान के शहर ओकिनावा को विलेज ऑफ लॉन्जेविटी कहा जाता है क्योंकि वहाँ के लोगों को बहुत कम क्रोनिक डिजीज़ होती हैं। और जब इसकी वजूहात पर रिसर्च हुई तो मालूम हुआ कि ये ऐसा इसलिए है क्योंकि कुछ फैक्टर्स हैं। सबसे पहले उनकी डाइट, एक्सरसाइज, उनका इकिगाई यानी पर्पस ऑफ लाइफ, उनका ख्वाब, उनका काम, और फिर उनके स्ट्रॉन्ग सोशल टाइज। प्लस ये कि वर्कआउट वो रोज़ाना की बुनियाद पे करते हैं और ऐसा नहीं है कि बहुत कोई टफ उनका रूटीन हो वर्कआउट का, वो बेसिकली वॉक करने को भी वर्कआउट कंसिडर करते हैं। जब मैंने ये चीज़ पढ़ी तो मुझे एक रियलाइजेशन हुई कि जब हम, जैसे आपने इंटरनेट पे वीडियोस देखी होंगी कि राह चलते इंटरव्यूज़ ले रहे होते हैं, माइक लेके घूम रहे होते हैं और इंटरव्यूज़ ले रहे होते हैं जनरली वेस्ट में लोगों का। तो आपने देखा है कि उन लोगों, वो जनरल पब्लिक होती है और वो इतनी ज़्यादा फिट नज़र आ रही होती है, उनमें से मेजॉरिटी बहुत ज़्यादा फिट नज़र आ रही होती है। ऐसा होता है कि हालांकि उन्होंने कोई महंगे कपड़े नहीं पहने हुए होते, सस्ती सी टी शर्ट होती है, सस्ती जीन्स होती है उनकी, उसके बावजूद वो फिट लग रहे होते हैं। रीज़न वर्कआउट, क्योंकि वो उसको, अपनी एक्सरसाइज को और अपने वर्कआउट रूटीन को उतनी ही अहमियत देते हैं जितने जितनी ज़्यादा हमारे यहाँ टीवी एक्टर्स और फिल्म स्टार्स दे रहे होते हैं। टीवी एक्टर्स इस वजह से दे रहे होते हैं क्योंकि उनको तो टीवी पे आना है, तो उनके लिए तो लाजमी है, लेकिन ज़्यादातर पाकिस्तानी लोग नहीं फिक्र कर रहे होते हैं वर्कआउट की। शायद हमें लगता है कि वर्कआउट करना ज़रूरी नहीं है, या फिर हमें लगता है कि हम ज़्यादा महंगे कपड़े पहन लेंगे तो अच्छे लगेंगे, हालांकि बात ये नहीं होती। फिट हों अगर आप, और अगर आपने डिसेंट इस्त्री शुदा और साफ़ सुथरे कपड़े पहने हुए हों, आपसे बेहतरीन इंसान कोई नहीं लगेगा। एक और बात नोटिस करने की ये है कि फ़िट होने का मतलब यहाँ पे दुबला पतला होना नहीं है, बल्कि वेल टोन्ड होना है। ओके, बुक में आगे चल के एक और कॉन्सेप्ट जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और इससे एक थॉट भी आया मेरे दिमाग में, उसको डिस्कस करते हैं। इट इज़ अ रूल ऑफ 80%, जिसका कॉन्सेप्ट ये है कि ब्लू जोन्स के लोग जो अपना खाना पोर्शंस में खाते थे, वो इतना खाते थे कि उनकी एपेटाइट 80% तक फुल हो जाए, बजाय ओवर ईट करने के वो कम पोर्शंस में खाते हैं और हेल्दी खाते हैं। जैसे अगर आपने जापानीज़ कल्चर थोड़ा बहुत देखा हो, या अगर नहीं भी देखा आप सिंपल गूगल करके देख सकते हैं कि हाउ डिशेज़ आर सर्व्ड इन जापान, आप ये लिख के देख लें और इसकी इमेजेस देखें आप, आपको नज़र आएगा कि उनकी सर्विंग प्लेट्स बड़ी छोटी होती हैं और वो इनको साइड डिशेस कंसिडर कर रहे होते हैं, और जो मेन डिश होती है, मेन डिश का जो उनकी सर्विंग होती है वो उस साइड डिशेस से थोड़ी सी बड़ी होती है। और ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि इंसान को लगता है कि अगर उसने इतनी सारी डिशेस में से खाना खाया है तो अल्टीमेटली ज़्यादा ही खाया है, हालांकि इन रियलिटी इतना ज़्यादा खाना खाया नहीं होता। तो इस तरह ये होता है कि दिमाग को समझ आ जाती है कि खाना खा लिया है और इस तरह से फिर भूख भी सेटिस्फाई हो जाती है। ओके, सो इसको इम्प्लीमेंट करने का एक तरीका जो मुझे समझ आया वो ये कि अब से अपने ना, अपनी बिरयानी आपने सालन वाली प्लेट में खानी है। और ऐसा क्यों? क्योंकि सालन वाली जो हमारी प्लेट्स होती हैं ना, वो मेन कोर्स वाली प्लेट जो राइस प्लेट होती है उससे छोटी होती हैं, और अगर हम उसमें खाएं तो हमारे जहन को ये समझ आएगा कि हमने ज़्यादा खा लिया, हालांकि ज़्यादा खाया नहीं होगा, तो इस तरह हमारी बॉडी पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ओवर ईट हम नहीं करेंगे। शायद हम में से कुछ लोग सोच रहे हो कि ये इतना ज़्यादा एप्लीकेबल नहीं है और इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये तो अपने आप को धोखा देने वाली बात हुई। तो दुनिया भर में इसमें बहुत इस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा रिसर्च हुई है, आप जाके रिसर्च पेपर्स पढ़ सकते हैं। एक पॉइंट ये कि जब मैं ये पहला चैप्टर इसका पढ़ रही थी ना, तो एज अ मुस्लिम मुझे बड़ा फ़ख्र हुआ था, क्योंकि ये 80% रूल के एक सर्टेन अमाउंट में खाना खाना है, ओवर ईटिंग नहीं करनी, कम खाना है, और
ख़ानदानों में दोस्त अहबाब को जोड़ के रखना है, उनसे टॉक्सिक नहीं होना और फ़ारिग नहीं बैठना, काम करते रहना है। ये सब तो हमें 1400 साल पहले हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया था। इसकी तो तालीम हमारे पास पहले से है। यानी जो ये लोग इतनी रिसर्च करके और सर्वेस करके ट्रायल एंड एरर की बेस पे रिसर्च करके सामने लेकर आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट्स जनरेट कर रहे हैं, आवाम को बेहतर लाइफस्टाइल की तरफ लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब हमारे पास पहले से मौजूद है। ये हमारी तालीम में, हमारे रिलीजन में ये सब पहले से है। तो इस बात पे मुझे बहुत ज़्यादा एज़ अ मुस्लिम फ़ख्र हुआ था। बट यू नो व्हाट, इल्म होने में और अमल करने में बड़ा फ़र्क है। उतना ही फ़र्क है जितना एक कामयाब इंसान और एक नाकाम इंसान में होता है। हमारे पास तालीम है लेकिन अमल उन लोगों ने किया है। हमने बेसिकली क्या किया है, हमने उस तालीम का रट्टा लगाया है और फिर उसको भुला दिया। हमने अपनी ज़िंदगी में इसको लागू नहीं किया। उन्होंने अप्लाई कर लिया और रिज़ल्ट हमारे सामने है। तो सारी बात असल में फ़ॉलो करने की है कि अच्छी बातें, जैसे हम कोटेशंस पढ़े होते हैं कि अच्छी बातें तो दीवारों पे भी लिखी हुई होती हैं, और टू बी ऑनेस्ट ऐसा ही है कि अच्छी बातें, ये सारी बातें अभी जो हमने की हैं, ये अच्छी बातें ही हैं। लेकिन क्या अच्छी बातें करने से फ़र्क पड़ता है? नो। अच्छी बातों पे अमल करने से फ़र्क पड़ता है। वरना किताबें तो गधे पर भी लाद दी जाती हैं, इससे वो अक्ल तो नहीं बन जाता। तो ये थे कुछ स्लाइसेस ऑफ विजडम इन माई हम्बल ओपिनियन जो मुझे इकिगाई के पहले चैप्टर में नज़र आए, और अगले एपिसोड में इंशाल्लाह हम चैप्टर 2 को डिस्कस करेंगे। यू कैन सब्सक्राइब टू दिस पॉडकास्ट एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम पेज, और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपको अपना इकिगाई मिल गया है, आपने अपना ख्वाब ढूंढ लिया है, और अगर नहीं ढूंढा तो क्या आपका इरादा है ढूंढने का। और या पॉडकास्ट आपको, ये पहली एपिसोड आपको कैसी लगी है मुझे बताइएगा, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। बाय।